अच्छा जी बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि टाइट्रेशन किस तरह होती है। तो हमारे टॉपिक का नाम है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन हमने कैलकुलेट करनी है इन टाइट्रेशन यूजिंग एम्पेरिकल डाटा। तो टाइट्रेशन करके यानी कि एक्सपेरिमेंट करके जो हमारे पास डाटा हासिल होगा, उस डाटा की हेल्प से हम कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन मालूम करेंगे। टाइट्रेशन हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट हम करेंगे लैब के अंदर, ठीक है। और हम डाटा इकट्ठा करेंगे, इसको हम बोलते हैं एम्पेरिकल डाटा। वो डाटा इकट्ठा करने के बाद हम कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन मालूम करेंगे। अब ये टाइट्रेशन होती किस तरह है, अभी हम बुक की 3-4 लाइनें लिखी हैं, जस्ट इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। और फिर डिटेल से कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं आपको टाइट्रेशन का। बच्चे मैट्रिक कर लेते हैं, एफएससी कर लेते हैं, केमिस्ट्री लैब में लगे रहते हैं, कभी उनको ये समझ नहीं आती कि भाई टाइट्रेशन होती क्या है और होती किस तरह है, ठीक है। इंतहाई आसान प्रोसेस है। अभी आप क्लास 10 में हो, आपको आज के लेक्चर के अंदर ही टाइट्रेशन करना मैं सिखा दूंगा। फिर जब आप अपनी केमिस्ट्री लैब के अंदर जाओगे तो फिर आप खुद टाइट्रेशन नहीं करोगे, बल्कि इनफैक्ट अपने दोस्तों को भी आप टाइट्रेशन करवाने के काबिल हो जाओगे। क्लियर होगी बात। अब हम बुक की लाइंस पढ़ते हैं कि टाइट्रेशन का असल मतलब होता क्या है, फिर हम एक्सपेरिमेंटली देखेंगे भी कि हमारे पास किस तरह इसका अपरेटस अरेंज होता है और किस तरह हम इसको करते हैं। तो कहता है द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड। टाइट्रेशन का हमारा मेन मकसद क्या है कि हमने कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन मालूम करनी है। अब कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन क्या होती है, पिछला लेक्चर नहीं देखा तो फिर ये बातें समझ नहीं आएंगी। पिछला लेक्चर देखो फिर यहाँ पर आना। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय टाइट्रेटिंग इट विद अ सॉल्यूशन ऑफ अ नोन कंसंट्रेशन टिल द एंड पॉइंट इज रीच्ड। अब ये यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त किस्म की डेफिनेशन लिखी हुई है। कहता है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन को हम पता लगा सकते हैं किस तरह, टाइट्रेशन करके विद द सॉल्यूशन ऑफ अ नोन कंसंट्रेशन। अब टाइट्रेशन हमने करनी है हमेशा दो चीजों के दरमियान में। एक हमारे पास सोल्यूशन होगा नॉन कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन, जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता होगी, और एक सोल्यूशन हमारे पास ऐसा होगा जिसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं पता होगी। अब जिसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं पता ना, जिस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन हमें नहीं पता, तो हम उसकी कंसंट्रेशन मालूम करेंगे विद द हेल्प ऑफ टाइट्रेशन। और किसको इस्तेमाल करेंगे, उस सोल्यूशन को इस्तेमाल करेंगे जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है। क्लियर होगी। एक हमारे पास सोल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है, उसको हम कहेंगे नॉन कंसंट्रेशन। एक सोल्यूशन हमारे पास ऐसा है जिसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं पता, ठीक है। अब जिसकी नहीं पता उसको हम मालूम करेंगे विद द हेल्प ऑफ टाइट्रेशन। क्लियर होगी ना बात, यहां तक आगे चलते हैं। टिल द एंड पॉइंट इज रीच, यानी कि जब तक हमारा केमिकल रिएक्शन पूरा हो जाता है ना। अब पूरा कहां पर होता है, एंड पॉइंट कहां पर आता है और हमें किस तरह पता लगता है, ये सब सिखाऊंगा अभी मैं आपको। फॉर दिस पर्पस यू नीड टू नो द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब टाइट्रेशन करने के लिए हमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन चाहिए होती है। अगर आप यहाँ पर इस न्यूमेरिकल को देखें ना, तो इसने भी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाई है। मैं इसी न्यूमेरिकल की हेल्प से आपको एक्सपेरिमेंटली सिखाऊंगा कि ये पूरा का पूरा जो न्यूमेरिकल यहाँ हुआ है ना, कि एक्सपेरिमेंट करते वक्त ये हमारे पास किस तरह हमें दिखाई देगा, यानी कि हम इसका एक्सपेरिमेंट किस तरह कर सकते हैं इस पूरे न्यूमेरिकल का, ये भी सिखाऊंगा मैं आपको आज। सिर्फ हम ये कैलकुलेशन नहीं करेंगे, रट्टेबाजी नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटली इस चीज को कॉन्सेप्चुअली देखेंगे भी कि हमारे पास ये किस तरह असल में ये हो रहा है। अच्छा, कहता है हमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन चाहिए रिएक्शन के लिए बिटवीन द टू सॉल्यूशंस, दो सॉल्यूशन के दरमियान में। अब आप समझ के आ चुके हो कि दो सॉल्यूशंस हमारे पास कौन से हैं। एक वो सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन हमें मालूम है, और एक वो सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन हमें मालूम नहीं है। द वॉल्यूम ऑफ अ टू सॉल्यूशंस, अब दो सॉल्यूशंस के जो वॉल्यूम्स हैं यूज ड्यूरिंग द टाइट्रेशन, उनके वॉल्यूम्स हम इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ठीक है। जब तक हम वॉल्यूम नहीं लेंगे उन सॉल्यूशंस का, तो हम किस तरह रिएक्शन करवाएंगे। एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द अदर सोल्यूशन। अब वो यहाँ पर ये कह रहा है कि हमारे पास दो तरह के सोल्यूशंस हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक सोल्यूशन है NaOH, और एक सोल्यूशन हमारे पास है HCl का। कहता है इन दोनों के वॉल्यूम्स आपको पता होने चाहिए, पहली बात तो ये हो गई। और अगली बात यह है कि इन दोनों में से किसी एक की कंसंट्रेशन आपको पता होनी चाहिए। जब आपको इसकी कंसंट्रेशन पता होगी तो आप अगले वाले की कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। ठीक हो गई बात। अब बस एक लम्हे के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमें क्या बताना चाह रही है, और इसी स्टेटमेंट की हेल्प से हम ये देखेंगे कि टाइट्रेशन होती किस तरह है। कहता है टाइट्रेशन इज परफॉर्म बिटवीन NaOH। अब टाइट्रेशन कर दी उसने NaOH और HCl के दरमियान में। ये दो तरह के सोल्यूशन हमारे पास आ गए। अभी तक हमने ये नहीं पता लगाया कि इसमें से नोन सोल्यूशन कौन सा है और अननोन सोल्यूशन कौन सा है। टिल द एंड पॉइंट इज रीच। अब ये टाइट्रेशन जब पूरी होती है ना, तो जहां पर वो पूरी होती है उसको हम एंड पॉइंट कहते हैं। अब हमें किस तरह पता लगेगा कि एंड पॉइंट आ गया, वो भी आपको सिखाऊंगा मैं। 15 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि इसका उसने वॉल्यूम दे दिया, ठीक है, नजर आ गया हमें 15 सेंटीमीटर क्यूब। हैविंग अ मोलर कंसंट्रेशन, और इसकी हमें मोलर कंसंट्रेशन भी मिल गई 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। टू न्यूट्रलाइज 23 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ HCl, यानी कि हमारे पास ये जो HCl है ना, इसका वॉल्यूम भी हमें मिल गया, ठीक है। इसका वॉल्यूम मिल गया, NaOH का वॉल्यूम भी मिल गया, और हमें कंसंट्रेशन भी मिल गई। अब बस अब क्या चीज की कमी है, बस HCl की कंसंट्रेशन की हमें कमी है।
आपने नोट किया कि हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशन है, NaOH और HCl। तो NaOH का वॉल्यूम भी हमारे पास है, इसकी कंसंट्रेशन भी हमारे पास है। ठीक है, ये लिखा हुआ ना यहाँ पर कि हमारे पास 15 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास है NaOH का वॉल्यूम और 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब कंसंट्रेशन है। अब HCl का हमारे पास क्या है, 23 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि HCl का वॉल्यूम हमें दिया गया है और कंसंट्रेशन वो हमने मालूम करनी है। तो चार चीजों में से तीन चीजें हमारे पास हैं और एक चीज मालूम करनी है, और वो मालूम करनी है HCl की कंसंट्रेशन। तो टाइट्रेशन करने का मकसद ही यही होता है, हमारे पास दो सॉल्यूशंस हो, एक की कंसंट्रेशन हमें मालूम हो, फिलहाल यहाँ पर NaOH की कंसंट्रेशन हमें मालूम है, और दूसरे की कंसंट्रेशन हम मालूम कर लें उसकी हेल्प से, ठीक है, पहले वाले की हेल्प से, तो HCl की कंसंट्रेशन हम मालूम करेंगे। अभी के लिए यहाँ तक कॉन्सेप्ट्स हमने जो लिए हैं ना, उनको आपने अब समझ लिया। अब हम देखेंगे इस डायग्राम की हेल्प से कि किस तरह टाइट्रेशन हमारी होती है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये है एसिड बेस टाइट्रेशन। अब हमारे पास एसिड कौन सा है, एसिड हमारे पास है HCl, और बेस कौन सी है, बेस हमारे पास है NaOH। आप जानते हैं कि जब एसिड बेस का रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसलिए तो बुक ने यहाँ पर लिखा हुआ है यूज टू न्यूट्रलाइज, ठीक है, न्यूट्रलाइज करने के लिए इतना 23 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ HCl हमारे पास है। अच्छा, अब यहां पर ये कह रहा है कि अब HCl यानी कि एसिड का और बेस NaOH इसका रिएक्शन करेंगे, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और हम टाइट्रेशन की हेल्प से HCl की कंसंट्रेशन मालूम करेंगे, और हमें NaOH की कंसंट्रेशन पता है पहले से। अब करना किस तरह है, यहां पर सबसे पहले आप देखो कि आपके पास एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट किस तरह होती है। सबसे पहले ना आपने ये नोट करना है, ये जो एक ट्यूब सी बनी हुई है, इस ट्यूब को हम बोलते हैं ब्यूरेट। क्या बोलते हैं, ब्यूरेट बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखो, ये आपके पास एक और लंबा सा स्टैंड सा बना हुआ है, तो इसको हम स्टैंड ही बोलते हैं। यहाँ पर अगर आप नोट करें, ये एक कलम सा लगा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं ब्यूरेट क्लैंप, ठीक है। क्लैंप बोलते हैं पंजाबी जुबान में, क्लैंप असल में लफ्ज है इसका इंग्लिश में, तो क्लैंप बोलते हैं, जो कि इन दोनों को, यानी कि इस स्टैंड को और इस ब्यूरेट को आपस में जोड़ के जिसने रखा हुआ है। यहाँ तक बात होगी क्लियर। यहाँ पर लगा हुआ है स्टॉप कॉक। ये जो स्टॉप कॉक है ना, ये असल में नलके का काम करता है। नलका खोलेंगे तो पानी गिरेगा, नलका बंद करेंगे तो पानी बंद हो जाएगा। तो ये स्टॉप कॉक एक्चुअली में क्या है, नलका है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर लगी हुई है फ्लास्क। फ्लास्क, ये हमारे पास फ्लास्क है। यहाँ तक आपने सीख लिए कि हमारे पास टाइट्रेशन करने के लिए जो मेन अपरेटस है वो क्या कुछ चाहिए। अपरेटस याद हो गया, बिल्कुल याद हो गया होगा। अब क्या करना है, यहाँ पर देखो, ये जो ब्यूरेट है, ब्यूरेट के अंदर ना एक आपको सोल्यूशन नजर आ रहा है, ठीक है। ये सोल्यूशन जो है ना, इसको हम बोलते हैं टाइट्रेंट। अब ये टाइट्रेंट क्यों बोलते हैं, टाइट्रेंट हम उस चीज को बोलते हैं जिसकी कंसंट्रेशन हमें नोन है, हमें पता है, नोन। और फिलहाल जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है वो हमारे पास बेस है, यानी कि NaOH है। अगर आप यहाँ पर नोट करें ना, मैं यही वाला तो एक्सपेरिमेंट आपको करवा रहा हूँ, असल में किस तरह होता है ये। तो यहाँ पर आप देखें कि हमें कंसंट्रेशन पता है NaOH की, वो है 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अब जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता होती है, वो हम डालते हैं ब्यूरेट के अंदर, और उसको हम बोलते हैं टाइट्रेंट। अब जिसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं पता होती, उसको हम डालते हैं फ्लास्क के अंदर, और उसको हम बोलते हैं एनालाइट। तो एनालाइट को हम बोल देंगे ये हमारे पास अननोन कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है, और फिलहाल अननोन वाला कौन सा है, HCl है, क्योंकि हमने HCl की कंसंट्रेशन मालूम करनी है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो कहता है फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ HCl। तो HCl की कंसंट्रेशन हमने मालूम करनी है, तो इसलिए हम यहाँ फ्लास्क के अंदर HCl को डालेंगे, जो कि अननोन कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन हमारे पास है। और इसका केमिस्ट्री में इसका नाम जो होता है, इसका नाम होता है एनालाइट, ठीक है, एनालाइट। और जिसका हमें नोन होता है, नोन कंसंट्रेशन जिसकी होती है, उसको हम डालते हैं ब्यूरेट के अंदर, यहाँ पर डाला हुआ है हमने, और इसको हम बोलते हैं केमिकली टाइट्रेंट बोलते हैं, ठीक है। ये नाम है, बस आपने नाम याद कर लेना है इसके। अच्छा जी, ये बात तो हो गई है। अब उसके बाद हमने इसको एक्सपेरिमेंट को करना किस तरह है, हमने करना इस तरह है कि ये नीचे जो फ्लास्क लगी है ना, फिलहाल ये जो फ्लास्क है ना, ये नहीं है, असल में ये वाली फ्लास्क है। यानी कि हमारे पास जो NaOH होता है, NaOH बेस, और जो एसिड होता है HCl, ये असल में होती है कलरलेस, यानी कि आप इसको बोल दो ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रांसपेरेंट, कलरलेस भी बोल सकते हो आप इसको। यानी कि ना तो NaOH का कोई कलर है, ना ही HCl का कलर है, ठीक है। आपको ये ब्लू ब्लू शो हो रहा है, जस्ट ये समझाने के लिए कि इसके अंदर कुछ सोल्यूशन है, लेकिन इसका कलर कोई भी नहीं है, ये कलरलेस है। यहां पर भी ये भी कलरलेस है। अभी पर्पल कलर जो है ना, ये पर्पल पिंक सा नजर आ रहा है, ये अभी बना नहीं है, बनेगा भी बाद में। यहाँ पर हमने ना ये वाला लगाया हुआ, फर्ज करो आपने ये जो आपका फ्लास्क है ना, आपने उसको यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। HCl भी कलरलेस है और NaOH दोनों कलरलेस है, यानी कि इसके अंदर जो सोल्यूशन है वो भी कलरलेस है, यहाँ पर जो सोल्यूशन है फिलहाल वो भी कलरलेस है, ठीक है। ये आपने बात याद कर ली है। अब हमने करना क्या है, हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास फ्लास्क के अंदर पहले से जो HCl पड़ा हुआ है, यानी कि जो हमने HCl डाल दिया था, अब कितना डाला था, बुक यहाँ पर कह रही है कि आपने ना HCl डाला, यानी कि HCl का आपने वॉल्यूम लिया, वो यहाँ पर इसने वॉल्यूम दिया हुआ है
वो दिया हुआ 23 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ HCl। ठीक है, फिलहाल के लिए आप ये नंबर भूल जाएं। ठीक है, नंबर फिलहाल आप जेन में ना लाएं, जस्ट आप ये सोच लें कि आपने ना HCl डाला हुआ है। ये नंबर जो है ना वॉल्यूम आगे पीछे भी हो सकते हैं। ठीक है, हम अपनी मर्जी के हिसाब से जो हमने रिएक्शन करना है उसके हिसाब से हम अरेंज करते हैं वॉल्यूम को। तो बस आपने जस्ट समझना है कॉन्सेप्ट कि हम एसिड बेस्ड टाइट्रेशन कर किस तरह रहते हैं। यहाँ पर फ्लास्क के अंदर हमने क्या डाला है, हमने डाला हुआ है HCl। यहां तक होगी ये बात क्लियर। अब इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं एनालाइट बोल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इसके अंदर डाल देंगे एक इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है, देखो आम जुबान में इंडिकेटर को हम बोलते हैं इशारा। अगर आपने गाड़ी का राइट इंडिकेटर ऑन किया हुआ है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि हमने राइट साइड पे इशारा दिया हुआ है। तो इंडिकेटर हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर भी यही काम करता है कि वो जब हमारा रिएक्शन पूरा होता है ना, यानी कि जब हमारा रिएक्शन एंड पॉइंट पर पहुंचता है, ठीक है, बुक ने लफ्ज का इस्तेमाल किया था एंड पॉइंट, जब हमारा रिएक्शन एंड पॉइंट पर पहुंचता है तो इंडिकेटर हमें ये इशारा दे देता है कि भाई आपका रिएक्शन खत्म हो चुका है। तो मैंने कहा था ना समझाऊंगा एंड पॉइंट क्या होता है, तो एंड पॉइंट का मतलब यही होता है कि आपका रिएक्शन अब खत्म हो चुका है। अच्छा, ये बात भी होगी हमारी क्लियर। अब हम डाल देंगे इंडिकेटर इसके अंदर। अब इंडिकेटर का कलर, अब आप पूछेंगे कुछ होता है, मैं कहूंगा कि इंडिकेटर का कलर भी नहीं होता। यानी कि अभी तक हमारा रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। हमारे पास क्या है, NaOH है जिसको हमने ब्यूरेट के अंदर डाला हुआ है, हमारे पास HCl है जिसको हमने फ्लास्क के अंदर डाला हुआ है, और हमारे पास एक क्या है, इंडिकेटर है। इंडिकेटर जिसको हमने इसी फ्लास्क के अंदर जहां पर HCl था ना उसी के अंदर हमने इंडिकेटर डाल दिया। और इन तीनों चीजों का जो कलर है बिल्कुल नहीं है, तो ये सब के सब कहलाएंगे कलरलेस। ठीक होगी बात, ये सारे के सारे फिलहाल के लिए कलरलेस है। अच्छा जी, अब हमने रिएक्शन करना है स्टार्ट। अब हमें पता है, बुक ने हमें कहा था कि टाइट्रेशन करने के लिए आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन चाहिए। अब हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, हम शुरू से जानते हैं कि जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड HCl जो कि फिलहाल फ्लास्क में है, और स्ट्रॉन्ग बेस जो कि ब्यूरेट के अंदर है, इसको जब रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास NaCl प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि सॉल्ट एंड वाटर बनेगा HCl और NaOH को रिएक्शन करवाने के बाद। यहां पर हमारे पास HCl है और ऊपर जो हमारे पास ब्यूरेट के अंदर है वो हमारे पास NaOH है। अब हम करेंगे स्टॉप कॉक खोलेंगे, यानी कि इस नलके को खोलेंगे। तो नलका खोलेंगे ना तो आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप 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 करते 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 हमारी इस फ्लास्क के अंदर वो आएंगे, यानी कि NaOH ड्रॉप की फॉर्म्स में, आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में हमारे HCl के अंदर जाके मिक्सअप होगा। ठीक है, अब ये ड्रॉप्स होते रहेंगे होते रहेंगे, एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसको हम बोलते हैं एंड पॉइंट। एंड पॉइंट पर आके ये होगा कि हमारा रिएक्शन 100% कंप्लीट हो चुका होगा, यानी कि हमारे पास इस फ्लास्क के अंदर अब HCl नहीं रहा, बल्कि वो कन्वर्ट हो गया NaCl और H2O के अंदर, सॉल्ट एंड वाटर के अंदर हो गया। अब एंड पॉइंट पर इंडिकेटर का काम आता है। इंडिकेटर हमें बताता है कि आपका एंड पॉइंट आ गया। किस तरह बताता है, इंडिकेटर क्या करेगा, जैसे ही आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा ना ये वाला, तो इंडिकेटर क्या करेगा, अपना कलर जाहिर करना शुरू कर देगा। तो उसका कलर होता है ये पिंक पर्पल सा कलर होता है। ठीक है, पिंक अमूमन हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये पिंक कलर का जो हमारे पास रंग है ना, ये शो होना शुरू हो जाएगा हमारी इस फ्लास्क के अंदर। जैसे ही आप समझ लो कि भाई हमारी फ्लास्क में पिंक कलर आ गया, आपने फौरन इस स्टॉप कॉक को कर देना है बंद, नलका बंद कर देना है, NaOH को गिरना बंद कर देना है, और फिर हमारे पास रिएक्शन पूरा हो जाएगा। और हम यहाँ पर समझेंगे कि पिंक कलर आ गया, अब हमारा रिएक्शन पूरा हो गया, हमारे पास HCl और NaOH का रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गया और हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर बन गया। तो ये हमारे पास सारा का सारा प्रोसेस था किसका, टाइट्रेशन करने का। तो उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ आ गई होंगी बुक की तरफ। और जो अभी हमने एक्सपेरिमेंटली चीजों को सीखा है टाइट्रेशन करना, उसी को हम रिलेट करते हैं इस एग्जांपल के साथ। कहता है आर टाइट्रेशन इज परफॉर्म बिटवीन NaOH एंड HCl। NaOH जो कि हमने ब्यूरेट के अंदर डाला था, ठीक है, और HCl जो कि हमने फ्लास्क के अंदर डाला था, टिल द एंड पॉइंट। हमने टाइट्रेशन किया कहां तक, एंड पॉइंट तक, आखिरी पॉइंट तक। और आखिरी पॉइंट हमें किस तरह पता लगा कि हमारे इंडिकेटर ने अपना रंग जाहिर कर दिया, पिंक कलर हमारे फ्लास्क के अंदर शो होना शुरू हो गया। जब पिंक कलर शो होगा वो हमारा एंड पॉइंट है। इज रीच्ड 15 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। कहता है कि 15 सेंटीमीटर क्यूब हमने वॉल्यूम लिया किसका, NaOH का, और इसको हमने किस में डाला था, इसको हमने डाला था ब्यूरेट के अंदर डाला था। ठीक है, देखी थी ना ब्यूरेट आपने, ये ब्यूरेट, इसके अंदर डाला था हमने NaOH को। हैविंग अ मोलर कंसंट्रेशन, और इसकी मोलर कंसंट्रेशन हमें मालूम थी। अब आपको मैं बता के आ चुका हूं, जिसकी मोलर कंसंट्रेशन हमें मालूम हो तो उसको हम डालते हैं किसके अंदर, ब्यूरेट के अंदर डालते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टाइट्रेंट। अच्छा जी, इज यूज टू न्यूट्रलाइज, यानी कि हमारे पास जो HCl है वो है 23 सेंटीमीटर क्यूब HCl, और ये HCl किस में था, ये था हमारे पास फ्लास्क के अंदर। फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ HCl। अब हमने HCl की कंसंट्रेशन मालूम करनी है। अब इसी तरह जब हमारा रिएक्शन पूरा हो जाएगा टाइट्रेशन की हेल्प से, और हम कंसंट्रेशन मालूम कर लेंगे, किस तरह मालूम करेंगे, हमें यहाँ पर ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा, और हमें कैलकुलेशंस करेंगे, उसके बाद फिर हम पता लगाएंगे कि हमने जो है जो फिर हम ये सारी कैलकुलेशंस करेंगे और फिर हम पता लगाएंगे कि हमारे पास कितनी कंसंट्रेशन HCl की है।
यहाँ तक हम सारा कुछ इसको एक्सपेरिमेंटली समझ के भी आ गए हैं। अब हम ना अलग से शीट के ऊपर ये इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। अच्छा एक बात और देख लो आगे जाने से पहले, यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि हमने इस रिएक्शन के अंदर ये पूरा जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है इसके अंदर हमने कितनी कितनी तादाद ली है, तो आपको पता लग गया। आपको ये पता लगा कि NaOH का जो आपके पास वॉल्यूम है 15 सेंटीमीटर क्यूब, वो आपने ले लिया था इस ब्यूरेट के अंदर, ठीक है। हैविंग अ मोलर, अब इसकी मोलर कंसंट्रेशन ना वो इतनी थी। अच्छा, और आपने HCl जो कि फ्लास्क के अंदर ली थी उसका वॉल्यूम कितना लिया था आपने, इसका वॉल्यूम लिया था 23 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हम सेंटीमीटर क्यूब का लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास स्मॉल क्वांटिटी होती है। अगर हम डेसीमीटर क्यूब करेंगे तो लीटर्स हो जाएगी, तो कितने कितने लीटर एसिड बेस लेके आओगे आप लैब के अंदर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। इसलिए हम सेंटीमीटर क्यूब इस्तेमाल करते हैं रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स के अंदर। तो रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट के अंदर हम थोड़ी तादाद के अंदर एसिड बेस को इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम यूनिट भी सेंटीमीटर क्यूब इस्तेमाल करते हैं। तो बस आपने यहाँ पर सीख लिया कि आपके पास ये जो HCl जो था उसका कितना वॉल्यूम था 23 सेंटीमीटर क्यूब उस न्यूमेरिकल के हिसाब से, और जो ब्यूरेट है इसके अंदर आपके पास जो NaOH था वो था 15 सेंटीमीटर क्यूब, वो यहाँ पर लिखा हुआ भैया। तो बस ये अब हमने समझ लिया। अब हम नेक्स्ट शीट के ऊपर जाके ना इसको करेंगे प्रॉपर सॉल्व। अच्छा जी बच्चों, अब हम प्रॉपर तरीके से ना इस एग्जाम्पल को करते हैं सॉल्व। स्टेटमेंट तो मैंने आपको बारहा समझा दी, स्टेटमेंट तो आपको अब समझ आ चुकी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास डाटा में क्या कुछ गिवन है। तो आपको पता है कि यहाँ पर ना हमें गिवन है कंसंट्रेशन ऑफ NaOH, वो कितनी गिवन है, वो गिवन है 0.5 मोल और पर डेसीमीटर क्यूब, 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। एक ये चीज गिवन है। एक चीज हमें ये गिवन है कि हमारे पास जो NaOH का वॉल्यूम है वो है 15 सेंटीमीटर क्यूब। देखो बुक ने वहां पर लिखा था सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो मैंने जस्ट NaOH लिख दिया, सोडियम Na हाइड्रोक्साइड OH, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला NaOH बनता है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं वॉल्यूम ऑफ NaOH, ये मेरे पास कितना है 15 सेंटीमीटर क्यूब। अब मैं क्या करूंगा, साथ साथ इसको कन्वर्ट भी कर लूंगा, क्योंकि आप अभी तक पहले 7 एग्जांपल्स करके आ चुके हैं और वहां पर आपको एक दो एग्जांपल्स ऐसे भी थी जहां पर हमें सेंटीमीटर क्यूब गिवन था और मैंने आपको बताया था कि आपने इसको हर सूरत डेसीमीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट करना ही करना है, ठीक है। अब हम इसको करते हैं कन्वर्ट डेसीमीटर में। तो आपको पता है कि डेसीमीटर में करने के लिए हम करेंगे 15 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। यानी कि जो नंबर आपके पास गिवन हो उसको डिवाइड कर दो आप 1000 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो डेसीमीटर क्यूब के अंदर आंसर आ जाएगा। अब जब हमने इसको किया सॉल्व तो मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 0.015 डेसीमीटर क्यूब। तो ये मेरे पास वॉल्यूम ऑफ NaOH आ गया। इसी तरह हमें वॉल्यूम ऑफ HCl भी दिया हुआ जो कि दिया हुआ 23 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं डाटा के अंदर ही इसको लिखता हूँ, वॉल्यूम ऑफ HCl जो कि मेरे पास है 23 सेंटीमीटर क्यूब। अब डेसीमीटर करूंगा तो 23 डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा ये। अब मैं करता हूँ इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड, तो मेरे पास का आंसर आया है 0.023 डेसीमीटर क्यूब। डाटा वाली जो भी चीजें थी ना वो अब तक यहाँ पर हम लिख के आ चुके हैं। अब हमने हमारा असल मकसद क्या है, हमारा जो असल मकसद है ना वो कंसंट्रेशन ऑफ HCl फाइंड करना है। अब उसके लिए अब हम करेंगे एक काम। सबसे पहले हम करेंगे कि जो हमारे पास नॉन सोल्यूशन है ना, जिसका वॉल्यूम भी हमें पता है, जिसकी कंसंट्रेशन भी हमें पता है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास NaOH है। तो अब हमें पता है फॉर्मूला, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ हेडिंग बना लेते हैं टू फाइंड की, टू फाइंड। और टू फाइंड में हमने क्या लिखना है, अच्छा यहाँ पर लिख लेते हैं और यहाँ पर हम बना लेते हैं हेडिंग कैलकुलेशंस की। तो कैलकुलेशंस टू फाइंड डाटा, ये वही हेडिंग्स हैं जो कि मैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ उस टाइम भी बनवाता हूँ, तो प्रॉपर तरीके से हम लेके चलते हैं इसको भी। अच्छा जी, यहाँ पर टू फाइंड में हमारे पास क्या आएगा, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ HCl, यानी कि हम यहाँ बताएंगे कंसंट्रेशन ऑफ HCl, ये हमारे पास टू फाइंड में है। अब कैलकुलेशन करते हैं हम। सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि हम कंसंट्रेशन हमारे पास गिवन है, ये जो हमारे पास नॉन कंसंट्रेशन है NaOH, और इसका हमें वॉल्यूम भी गिवन है। आप कल ही फॉर्मूला पढ़ के आए हैं कि कंसंट्रेशन, पिछला जो लेक्चर था ना आपका कंसंट्रेशन वाला, वहां पर हमने फॉर्मूला पढ़ा है, कंसंट्रेशन बराबर होती है किसके, मोल्स ओवर वॉल्यूम के। अब आप कहेंगे कि सर हम कंसंट्रेशन के तो कल दो फॉर्मूले पढ़ के आए हैं, मैस ओवर वॉल्यूम भी एक हम पढ़ के आए हैं, तो क्या यहाँ पर आपने मोल्स ही क्यों लगाया, मैस क्यों नहीं लगाया। तो इसका जवाब मैं आपको ये दूंगा कि बच्चों देखो, जो कंसंट्रेशन है ना उसका यूनिट यहाँ पर मोल पर डेसीमीटर क्यूब दिया हुआ है, तो डेसीमीटर क्यूब से तो हो गया हमारे पास वॉल्यूम और मोल से हमारे पास क्या होंगे, मोल हो जाएंगे।
तो इसलिए मैंने यहाँ पर मोल ओवर वॉल्यूम फॉर्मूला लगाया। अगर यहाँ पर मुझे मोल ना दिया गया होता, यहाँ पर मोल ना दिया गया होता, अगर मुझे मैस दिया गया होता, ग्राम्स में कोई मैस दिया गया होता, तो फिर मैं यहाँ पर ऊपर ग्राम्स लगाता, मोल्स ना लगाता। ठीक है, तो ये फर्क अब आप याद कर लो। आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो ये फर्क, मेरी बातें सुनते जाओगे तो ये चीज़ आपको याद रहेंगी। अच्छा, अब हमारे पास कंसंट्रेशन कितनी है, 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यानी कि DM-3 लिख रहा हूँ, पर है ना, डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब है तो ऊपर आगे -3 हो जाएगा, और मोल्स हमने फाइंड आउट करने हैं। अच्छा, अभी लिख लेते हैं, लेकिन ये जो वॉल्यूम है ना, ये यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ NaOH मैं निकाल के भी आया हूँ 0.015 डेसीमीटर क्यूब, तो ये मेरे पास मोल्स आ जाएंगे। किसके मोल्स आ रहे हैं, मोल्स ऑफ NaOH मेरे पास ये आ रहे हैं। अच्छा, जब मैं इसको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.015, तो मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 0.0075। ये डीएम क्यूब से कट गया, एक माइनस वाला और एक प्लस वाला, और यहाँ पर क्या रह गया, मोल रह गया, तो यहाँ पर हम मोल लगा रहे हैं। तो ये मेरे पास मोल्स ऑफ NaOH आ गए हैं। यहाँ तक तो हमारे पास बेसिक जो बातें हैं ना वो हो गई हैं पूरी। अब अगर आपको याद हो, अभी अभी हम टॉपिक के अंदर पढ़ के आए हैं, टाइट्रेशन वाला जो थ्योरी पढ़ा रहा था बुक, वो वहां पर कह रहा था कि आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है कि जब भी हम एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, HCl एसिड और बेस NaOH, इनको रिएक्ट कराते हैं तो प्रोडक्ट में हमारे पास बनता है सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि NaCl प्लस H2O। ये हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन से हमें पता क्या लग रहा है, देखो यहाँ पर हमें ये पता लग रहा है कि जब 1 मोल ऑफ NaOH 1 मोल ऑफ HCl के साथ रिएक्ट करेगा, फिर जाके 1 मोल ऑफ NaCl एंड 1 मोल ऑफ H2O बनेंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं लगाए हुए हैं, तो यानी कि 1 मोल्स की बात हो रही है। जो भी हम कोफिशिएंट लगाते हैं उसके हिसाब से मोल होते हैं। यहाँ पर मैंने 1 लगाया, इट मींस कि 1 मोल ऑफ HCl एंड 1 मोल ऑफ NaOH की बात हो रही है। जब 1 मोल ऑफ NaOH 1 मोल ऑफ HCl के साथ मिलेगा, फिर जाके हमारे पास ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पूरा होगा। तो मेरे पास जो मोल्स खर्च हुए हैं NaOH के, वो कितने हुए हैं, अभी आप यहाँ पर निकाल के आए हैं कि सर जो मोल्स हमारे NaOH के खर्च हुए हैं वो हैं 0.0075 मोल्स। ठीक है, ये मेरे पास टोटल खर्च हुए हैं। अच्छा, अब यहां पर मैं कहता हूं कि मेरे पास जो HCl के मोल्स होंगे, अब वो कितने होंगे, तो वो भी हमारे पास मोल्स ऑफ HCl भी हमारे पास 0.0075 मोल ही होंगे। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें ये बता रही है कि जब 1 मोल ऑफ NaOH है वो रिएक्ट किया है 1 मोल ऑफ HCl के साथ, तो जितने मोल NaOH के खर्च हो रहे हैं, इट मींस कि HCl के भी उतने ही मोल्स खर्च हो रहे हैं। और हमारे पास NaOH के मोल्स कितने हैं, इतने हैं, तो HCl के कितने हुए, HCl के भी इतने ही हुए ना, तो फिर हम HCl के मोल्स भी हम निकालेंगे। मोल्स ऑफ HCl हमारे पास, जो मोल्स ऑफ NaOH आएंगे वही मोल्स ऑफ HCl हमारे पास यहाँ पर भी आ गए हैं। अब हमने निकाल लिया मोल्स, और अब हमें फॉर्मूला पता है जो कि अभी हम पहले भी पढ़ के आए हैं, तो हम लिखेंगे कि एस हमने कंसंट्रेशन निकालनी है, तो हम करेंगे एज कंसंट्रेशन, अभी ऊपर देख के आए ना फॉर्मूला, मोल्स ओवर वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में होता है, तो मोल्स हम निकाल के आ चुके हैं। मोल्स हमारे पास हैं 0.0075 मोल, और वॉल्यूम हमारे पास HCl का कितना है, वॉल्यूम हमारे पास HCl का है 0.023। ठीक है, 0.023 डिवाइडेड बाय 0.023 डेसीमीटर क्यूब। अगर आप इन दोनों को जब करते हैं डिवाइड, तो मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 0.326 मोल। ऊपर मोल था और ये डेसीमीटर के ऊपर जाएगा तो डेसीमीटर माइनस क्यूब हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं भी लिखना आपने, तो आप जस्ट क्या करो, डिवाइड में लेने दो इसको, डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब हो गया। तो कंसंट्रेशन ऑफ HCl, ठीक है, यहाँ छोटा सा लिख दो आप, कंसंट्रेशन ऑफ HCl, कंसंट्रेशन ऑफ HCl आपके पास ये आ गई, और यही चीज हमने फाइंड करनी थी। अब हम इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास जो न्यूमेरिकल है उसके अंदर हमने कंसंट्रेशन ऑफ HCl फाइंड आउट करनी है, कंसंट्रेशन ऑफ NaOH गिवन है, वॉल्यूम ऑफ NaOH गिवन है, एंड वॉल्यूम ऑफ HCl गिवन है। तो मैंने आपको बताया था कि 4 चीजें होती हैं, दोनों हमारे पास जो सॉल्यूशंस हैं उनकी कंसंट्रेशन, और दोनों सॉल्यूशंस के हमारे पास वॉल्यूम। तो 3 चीजें हमें गिवन है, एक कंसंट्रेशन और 2 वॉल्यूम्स, और हमने एक कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो अब कंसंट्रेशन का हमें फॉर्मूला पता है, मोल्स ओवर वॉल्यूम। ठीक है, तो कंसंट्रेशन हमारे पास NaOH क्या लिख दो, कंसंट्रेशन ऑफ NaOH। कंसंट्रेशन ऑफ NaOH हमारे पास अवेलेबल है, गिवन है स्टेटमेंट के अंदर, मोल्स हम फाइंड आउट कर लेंगे, और वॉल्यूम भी हमें गिवन है। तो इन दोनों को निकाल के हमने मोल्स निकाले हैं। फिर हमने लिखी है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये लिखना बहुत जरूरी है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बताएगी कि 1 मोल ऑफ NaOH और 1 मोल ऑफ HCl जब ये आपस में रिएक्ट होते हैं, फिर जाके
हमारे पास NaCl और H2O बनता है। तो इसी के मुताबिक जितने मोल्स NaOH के खर्च हुए हैं वो इतने मोल्स खर्च हुए हैं, तो जितने मोल NaOH के खर्च हुए हैं उतने ही मोल्स HCl के खर्च होंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों के दोनों एक एक मोल होते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर। तो फिर उसके बाद जाके हमने कंसंट्रेशन ऑफ HCl का वही फॉर्मूला लगा दिया जो कि हमने कंसंट्रेशन ऑफ NaOH का लगाया था, मोल्स ओवर वॉल्यूम, जो कि हम इससे पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ के आए थे। तो मोल्स हमने लगाए कौन से वाले, वही मोल्स लगाए हैं जो कि NaOH के निकाले थे हमने, वो लगाए हैं। नीचे वॉल्यूम हमारे पास गिवन है पहले से स्टेटमेंट के अंदर, वो पुट किया और हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो 0.326 मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसका हमारे पास आंसर आता है। अच्छा जी बच्चों, हम करते हैं क्विक चेक 15.3। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह अभी हमने एक एग्जांपल की है। एग्जाम्पल के अंदर आपने नोट किया था कि हमने टाइट्रेशन की थी एसिड और बेस की, जिससे हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर बना था, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह रहे थे। उसमें एक चीज और भी आपने नोट की थी कि हमारे पास एक एसिड है और एक बेस है, और एसिड के लिए हमें क्या चीजें रिक्वायर्ड है, कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है और वॉल्यूम रिक्वायर्ड है। सिमिलरली बेस के लिए भी हमें कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है और वॉल्यूम रिक्वायर्ड है। और आपने पिछले न्यूमेरिकल के अंदर ये चीज भी नोट की थी कि हमें तीन चीजें, इन चार में से एक दो तीन चार, इन चार में से तीन चीजें स्टेटमेंट के अंदर ही, न्यूमेरिकल के अंदर ही दी गई होती हैं और एक चीज हमने निकालनी होती है। सेम यहां पर भी तीन चीजें आपको दी गई हैं और एक चीज आपने निकालनी है। अगर आपको पिछला न्यूमेरिकल आपको याद हो तो वहां पर हमें कंसंट्रेशन फाइंड करने को कहा गया था, ठीक है। एसिड की कंसंट्रेशन आपने फाइंड करनी थी और आपको जो है ना वॉल्यूम, दो वॉल्यूम और एक कंसंट्रेशन पहले से गिवन थी, और एक कंसंट्रेशन आपको कहा था कि आपने फाइंड करनी है। सिमिलरली यहां पर भी यही काम होगा। यहां पर ना उसने वॉल्यूम फाइंड करने को कहा है और बाकी दो कंसंट्रेशंस और एक वॉल्यूम गिवन है, यानी कि तीन चीजें गिवन है, एक चीज फाइंड करनी है। और फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, हम पढ़ते आए हैं कि कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल ओवर वॉल्यूम। ये फॉर्मूला यही लगेगा और जिस तरह पहले किया था उसी तरह हम करेंगे। यहाँ पर बस एक केमिकल इक्वेशन बनानी है, इजाफी पहले भी बनाई थी, यहाँ पर भी बनानी है। वो केमिकल इक्वेशन जो अभी वाली है ना, वो थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन परेशान नहीं होना, मैं आपको सिखाऊंगा तरीका कि वो किस तरह बनानी है आपने। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, हम कहता है कैलकुलेट वॉल्यूम। ये जो पहला लफ्ज है ना, यहीं पर उसने कह दिया कैलकुलेट वॉल्यूम, तो हम लिख देते हैं टू फाइंड में वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका फाइंड करना है, एसिड का या बेस का, भी देख लेते हैं। ऑफ 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑक्सैलिक एसिड। अब यहां पर ना हमसे कह रहा है कि ऑक्सैलिक एसिड का वॉल्यूम फाइंड करें, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, यानी कि ये हमने फाइंड करना है। अच्छा, और हमें क्या दिया हुआ है, कंसंट्रेशन दी हुई है। अब मुझे कैसे पता लगा कंसंट्रेशन दी हुई है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पर मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब मोल पर डेसीमीटर क्यूब कंसंट्रेशन का यूनिट होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। एक चीज तो ये हो गई। आगे बढ़ो। टू एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब KOH सोल्यूशन। ये KOH क्या होता है, KOH बेस होती है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको। यहाँ पर भी हमें एसिड दिया हुआ है ऑक्सैलिक एसिड और बेस दिया KOH। पिछले न्यूमेरिकल के अंदर भी हमें एक दिया था एसिड जिसका नाम HCl था और एक बेस दी गई थी जिसका नाम था NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेम यहाँ पर भी एसिड और बेस दे दिए। अब बेस यहाँ पर KOH है और KOH की दोनों चीजें गिवन है। 25 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इसका, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ KOH, जो कि हमारे पास है 25 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको पता है कि न्यूमेरिकल्स के दौरान हम 25 सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट कर लेते हैं डेसीमीटर क्यूब के अंदर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 25। अब जो नंबर आपको गिवन है ना उसको डिवाइड कर दो आप 1000 से, बस 25 डिवाइडेड बाय 1000। मैं करता हूँ इसको, ये मेरे पास आ रहा है 25 डिवाइडेड बाय 1000, 0.025 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। 0.025 ये मेरे पास आ गया इसका वॉल्यूम। अब आगे क्या गिवन है, यहां पर गिवन है देखो कंसंट्रेशन ऑफ KOH। लिख देते हैं यहां पर हम कंसंट्रेशन ऑफ KOH, ये कितनी गिवन है 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। जो कुछ गिवन था ना वो हमने यहां पर लिख लिया। अब हमें देखो यहां पर वॉल्यूम और कंसंट्रेशन बेस की गिवन है और एसिड की कंसंट्रेशन भी गिवन है। अब कहा यह गया कि एसिड का वॉल्यूम फाइंड करो। चार चीजों में से तीन गिवन है और एक फाइंड करने को कह दिया इसने। अब तरीका आपको पता है, कि जब हमारे पास किसी भी चीज की, चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो, किसी भी चीज की दो चीजें गिवन हो ना, तो हम फौरन क्या काम करते हैं, मोल्स निकाल लेते हैं उसके। तो यही काम यहाँ पर हम करते हैं और हमें फॉर्मूला पता है। हमें क्या फॉर्मूला पता है कि एज लिखना है अपने कंसंट्रेशन, पिछले लेक्चर वाला और पिछले न्यूमेरिकल वाला भी इस तरह ही बोलो आप इसको, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल्स ओवर वॉल्यूम। अब देखो हमने मोल्स निकाल लिए ना, किसके निकाल रहे हैं हम, कंसंट्रेशन ऑफ, बता दो आप पूरा,
KOH के निकाल रहे हैं, क्योंकि KOH का हमें वॉल्यूम भी गिवन है, कंसंट्रेशन भी गिवन है, दो चीजें गिवन है, तो तीसरी चीज जो कि मोल है वो हम निकाल रहे हैं यहाँ पर। बस याद रखो कंसंट्रेशन ऑफ KOH यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, तो अब ये कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं वॉल्यूम के साथ, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, मोल्स का आ जाएगा। अब कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या है, 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम से जो कि मेरे पास है 0.025 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में गिवन थी ना, मैंने कन्वर्ट कर लिया डेसीमीटर में, तो ये मेरे पास अब आंसर आ जाएगा मोल्स का। बस क्या करना है, इस डेसीमीटर को इस डेसीमीटर से काट देना है। अब मैं करता हूँ मल्टीप्लाई इसको, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.025, तो मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 0.0025। अच्छा, अब क्या रह गया, सिर्फ मोल यूनिट रह गया यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं मोल लगा रहा हूँ, तो मेरे पास ये मोल्स ऑफ KOH निकल के आ गए हैं। इसको मैं कर लेता हूँ डब्बे में बंद, ताकि कहीं ये भाग ना पाए। अब अगली स्टोरी सुनो। आपको याद होगा यहां तक करने के बाद हमने क्या किया था, हमने केमिकल इक्वेशन बनाई थी, तो सेम यहां पर भी केमिकल इक्वेशन बनाएंगे। अब केमिकल इक्वेशन बनाते हैं हम इसकी, हम लिखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बहुत ही ध्यान से ये बात सुनिए, अपना दिमाग खोल के मेरी बात सुनिए, फिर की इक्वेशन बनेगी, नहीं तो वैसे नहीं बनेगी ये। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या देखना है, आपको अगर याद हो हम क्लास 9 वाला कॉन्सेप्ट, जहां पर हम एसिड बेस का रिएक्शन कराया करते थे, एसिड बेस के रिएक्शन में होता यह है कि एसिड क्या करता है, एसिड अपना हाइड्रोजन देता होता है। ठीक है, यहां पर नोट करो बहुत ध्यान से, यहां पर जो एसिड दिया गया है हमें, वहां पर हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन आपके पास 2 हाइड्रोजन है। ठीक होगी बात। अब बेस में हमारे पास OH चाहिए होता है, एसिड वो होगा जो हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, और बेस वो होगी जो कि OH को रिलीज करेगी। ठीक है, अब यहां पर आप बेस में देखो OH कितने हैं, आप कहेंगे सर बेस में OH तो सिर्फ और सिर्फ एक है हमारे पास, ऐसे ही है ना। अब हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पढ़ा है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट एंड वाटर बनाते होते हैं। अब यहां पर नोट करो, ये H2 आएगा और OH आएगा, तो क्या ये H2O बन पाया है, आप कहेंगे सर हरगिज नहीं बन पाया ये, क्योंकि हाइड्रोजन तो हमारे पास यहाँ पर 2 ये और एक ये 3 हाइड्रोजन हो गए, तो H3O बन जाएगा ये। तो क्या हमारे पास अगर हम सिंपल एक एक मोल लेते हैं दोनों के, तो क्या हम बैलेंस इक्वेशन बना पाएंगे, हम कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमारे पास एसिड होता ही वो है जो हाइड्रोजन दे और बेस वो होता है जो कि OH को रिलीज करे। तो यहाँ पर हमारे पास एसिड में 2 हाइड्रोजन है और बेस में 1 OH है, तो एसिड का अगर पास सिर्फ एक हाइड्रोजन होता ना अगर, तो फिर तो हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो जाती। अब एसिड के पास है ही 2 हाइड्रोजन, तो हमें किसी भी तरह बेस के पास 2 OH लेके आने हैं, तो अब हम क्या करेंगे, KOH के साथ 2 मोल्स लगा देंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तो फिर हम इसकी बनाने की कोशिश करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एसिड, जो एसिड हमारे पास है C2O4H2, ये फॉर्मूला होता है ना ऑक्सैलिक एसिड का, देख लेते हैं C2O4H2, हाँ बिल्कुल यही है। प्लस करेंगे बेस के साथ, बेस हमारे पास KOH है, और कितनी बना लेंगे, 2 बना लेंगे, 2 KOH। कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, एसिड में हाइड्रोजन हमारे पास 2 थे, बेस में जो OH था ना वो 1 था, अब बेस में भी हमें OH 2 ही चाहिए, इसलिए हमने स्टार्टिंग में मोल्स 2 लगा दिए। अब बस, अब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर, तो हमारे पास वाटर बनाते हैं पहले H2O, और H2O 2 बन जाएंगे, 2 मोल्स बन जाएंगे, और साथ में बन जाएगा K2। अच्छा, ये K2, ये देखो ये 2K है ना, तो K2 यहाँ से आ जाएगा, और C2 ये आ जाएगा, O4 ये आ जाएगा। ठीक है, तो लिख देते हैं C2O4। तो ये हमने कर लिया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो होप सो आपको ये इक्वेशन भी समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, आगे क्या करना है, हमने आगे ये बताना है कि हमारे पास जो मोल्स बेस के हैं ना, वो ये आए हैं, दिस वन ये आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि बेस के पास हमारे पास यहाँ पर 2 मोल्स थे, और जो एसिड के मोल इस्तेमाल हुए ना वो सिर्फ एक इस्तेमाल हुआ है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर हमारे पास बेस के 2 मोल इस्तेमाल हुए हैं और एसिड का सिर्फ 1 मोल इस्तेमाल हुआ है। तो आपने या ये चीज नोट नहीं की यहाँ पर कि हमारे पास बेस की निस्बत एसिड में आधे मोल्स इस्तेमाल हुए हैं, ऐसा ही हुआ है ना। तो अब हम ये कहेंगे कि जो हमारे पास मोल्स आए हैं ना बेस के KOH के, उनको अगर हम हाफ कर दें तो उतने मोल्स इस्तेमाल हुए हैं एसिड की तरफ से। बस अब हम यही करेंगे कि हम कहेंगे मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, इसका लिख दो ऑक्सैलिक एसिड, ये वाला इसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये बराबर हो जाएंगे मोल्स ऑफ KOH के डिवाइडेड बाय 2। अब KOH के मोल्स क्या ये हैं 0.0025 मोल्स,
और डिवाइडेड बाय 2 करता हूँ। अच्छा, जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास का आंसर आ रहा है 0.00125 मोल्स। ठीक होगी बात? ऐसे कर लो इसको। अब ये मेरे पास आ गया मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, और अब हमने मोल्स ऑक्सैलिक एसिड के निकाल लिए। बस अब हमने एक काम और करना है। हमारे पास मेन जो चीज हमें रिक्वायर्ड थी वो क्या थी? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। अब आपको पता है कि जब अब आपके पास मोल्स भी आ गए और आपके पास कंसंट्रेशन भी गिवन है यहाँ पर, तो फिर आप क्या करेंगे? और वॉल्यूम निकाल लेंगे आराम से इस फॉर्मूले की तरफ से। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ना, इसकी हेल्प से। चलो अब हम लगाते हैं, नाउ लिखें यहाँ पर और लिखें कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड की बात हो रही है तो ऑक्सैलिक एसिड लिख देता हूँ यहाँ पर मैं। ऑक्सैलिक एसिड ये बराबर है मोल्स ओवर वॉल्यूम के। अब कंसंट्रेशन ऑक्सैलिक एसिड की यहाँ पर गिवन है 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो मैं लगाता हूँ यहाँ पर 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और जो मोल्स मैं निकाल के आया हूँ अभी, ये निकाल के लाया हूँ 0.00125 मोल्स। और क्या फाइंड करना है मैंने? वॉल्यूम फाइंड करना है। अच्छा, एक छोटा सा काम हम ये करते हैं। अब हमने वॉल्यूम फाइंड करना है ना, तो वॉल्यूम को हम यहाँ ले जाते हैं इस तरफ, और जो हमारे पास कंसंट्रेशन है ना उसको इस तरफ ले आते हैं। तो हम लिखेंगे, ये सिंपल तरीका है मैथ वाला, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज इक्वल टू, ठीक है, पूरा लिखो ना लिखो, बस आप वॉल्यूम लिख दो, पता लग ही जाएगा ना, एंड पे लिख देना कि वॉल्यूम हम फाइंड कर रहे हैं ऑक्सैलिक एसिड का। तो ऑक्सैलिक एसिड का वॉल्यूम ये निकल गया है। तो वॉल्यूम ऑक्सैलिक एसिड हमारे पास हो जाएगा, ऊपर मोल्स वाली वैल्यू आ जाएगी 0.0125 मोल्स, और नीचे हमारे पास 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, पर डेसीमीटर क्यूब ये आ जाएगा। अब मैं करता हूँ इसको डिवाइड, 0.00125 डिवाइडेड बाय 0.1, तो मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 0.0125। 0.0125, हाँ बिल्कुल यही आंसर आ रहा है। और आप यहाँ पर देखें, ये मोल्स इस मोल से कट गए हैं। ठीक है, और डेसीमीटर क्यूब है यहाँ पर, जब ये ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा इस तरह डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, ये अभी किस तरह गिवन है? देखो, ऊपर हमारे पास मोल्स थे ना, और नीचे हमारे पास क्या थे? मोल्स ओवर डेसीमीटर क्यूब, इस तरह था। तो मोल्स मोल से कट गए, ये जब ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास डेसीमीटर क्यूब इस तरह आ जाएगा। ठीक है, जिस तरह मैथ में करते होते हैं। तो इसलिए हमारे पास ये वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड आ गया 0.0125 डेसीमीटर क्यूब। अब अगर आपने इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो कर लो, नहीं करना तो ना करो। मेरा ख्याल है करने की जरूरत ही नहीं है हमें यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पर पहले ही यहाँ पर हमने ना डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया था उसको। ठीक है, तो मेरा तो मशवरा है कि आप इसको यहाँ पर भी ब्रेक लगा दो। अगर फिर भी आपका दिल करता है कि आपने इसको सेंटीमीटर क्यूब के अंदर निकालना है, तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और लिख देना यहाँ पर, और लिख देना कि वॉल्यूम 0.0125 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। अब मल्टीप्लाई कर लो तो क्या बनता है? ये बनता है 12.5। ये भी आप आंसर बना सकते हैं इसका। तो मैंने बहुत कोशिश किया कि आपको आसान तरीके से समझाऊं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन बता दी मैंने आपको किस तरह निकाली है। बैलेंस इक्वेशन निकालने के बाद किस तरह मोल्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, वो भी मैंने आपको सिखा दिया करना। तो आपको याद होगा पिछले न्यूमेरिकल्स के अंदर हमने जब एसिड का 1 मोल इस्तेमाल किया था तो बेस का भी तो 1 ही मोल इस्तेमाल किया था। तो इसलिए नंबर ऑफ मोल्स दोनों के हमने बराबर ही लिखे थे। लेकिन यहाँ पर फर्क ये है कि बेस के पास ज्यादा मोल्स हैं, और उसके हाफ, बेस से आधे मोल्स हमारे पास हैं एसिड के पास, इसलिए हमने डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो हमारे पास फिर ये आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा समझ आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वाकई लग रहा है ना मेरी मेहनत वर्थ इट लग रही है, आपको फायदा हो रहा है इसका, तो फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास वालों के साथ मेरे चैनल को शेयर करें, ताकि वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री के लेक्चर्स लेके अपना भी फायदा कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।